बाय द वे आपकी एवोल्यूशन क्या थी, इफ़ यू लाइक टू टेल? नहीं मेरी एवोल्यूशन देखें, उसमें मैं यही अब रिफ़्लेक्ट कर रहा था अभी बैठा कि देखें ना, तो क्योंकि कई दफ़ा कई डिफरेंट सिचुएशन से जो बच्चे गुजरते हैं जो कि इमोशनली कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन होते हैं, या तो किसी का ब्रेकअप होता है या तो किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ा इवेंट हुआ होता है जिसकी वजह से होता है, या उसके साथ खुद कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। अब मैं सोच रहा था मेरे साथ ये तीनों चीज़ें नहीं तो वो ये थी कि ना, मतलब यानी इसमें ये थी, इसमें कुछ ये होता है कि जेन्युइन कंसर्न और क्वेश्चन भी होते हैं दुनिया के बारे में कि ये क्या हो रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और उसकी सिंसियर सर्च के अंदर भी ना ये चीज़ें होती हैं। समटाइम डाउट्स शुरू से मेरे ब्रेन में बैठे होते जिनके मैं आंसर निकालना चाह रहा था, तो उसमें ये भी होता है। और मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत जल्दी ना कुछ सीनियर्स मिल भी गए थे जल्दी, लेकिन मेरे पास भी ये फेज़ गुजरा है जिसके अंदर बहुत ही फायरी फेज़ था। ठीक है, वो फेज़ के जब हम बैठे होते थे लेंस लेके और दूसरों की गलतियां ढूंढने होते थे, कोई गलती मिले और बस पॉइंट आउट करें और बस। मेरे ख्याल से हम सारे उसमें इकट्ठे ही थे। इस्लामिक ब्रदर्स एक ग्रुप होता था, हमारा एक ग्रुप था इस्लामिक ब्रदर्स, जिसमें हमने मिलके काम ही ये था कि बस जी अगले की गलती ढूंढें और बस उसको जो है वो शुरू करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें हम इकट्ठे टाइम के साथ इकट्ठे मैच्योर हुए हैं इन मामलों में। और मैं बताऊँ ये जो स्टेज है ना, मुझे अब फील हुआ है कि यू कैन नॉट एक्चुअली स्किप इट। एक आपको ये एज का भी एक तकाजा थोड़ा सा, देखें एज और एक्सपीरियंस दोनों है। मैंने मेरे से अपने छोटे बच्चे भी देखे, मतलब यानी 16 के, वो ज़्यादा मेंटली मैच्योर हुए, उन्होंने ज़्यादा अच्छा मैच्योर एक्ट किया अर्ली एजेस में, 18-19, और उन्होंने सही रास्ते पकड़े शुरू से। और उनको देख के मैं बल्कि एनवी कर रहा था कि इन्होंने वो तरीका पकड़ा है, ज़्यादा सही, ज़्यादा जल्दी लर्न किया, ज़्यादा स्मार्ट मूव्स किए हैं। और कुछ ये है कि कुछ का मामला कि ये इनेविटेबल है कि उन स्टेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो उनको लाजमी तौर पर एक ऐसा फेज़ आएगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, जस्ट लाइक साइकोलॉजी में वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है। बिल्कुल, शुरू में मतलब यानी डिनायल, एंगर, फिर डिप्रेशन होती है। ठीक है, और फिर एक्सेप्टेंस होती है फाइनल। अब देखें कोई भी इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है ना, इसमें बच्चे दोनों तरफ जा सकते हैं। या तो दीन से बिल्कुल ही दूर जाएगा बच्चा, या फिर दीन की तरफ आ जाएगा। और अगर दीन की तरफ भी आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा, और दूर जाएगा तो वो भी हम देखते हैं कई दफ़ा बच्चे एक्सट्रीम हो जाते हैं उन आदत में। तो वो इक्वली चांस है कि वो जब दीन की तरफ आते हैं तब भी वो एक्सट्रीम हो सकते हैं। जैसे अनस भाई का मुझे एक सेंटेंस याद आ गया, उन्होंने बहुत साल पहले जब शुरू में उनसे मिला, एक सेंटेंस कहा था कि अली भाई दीन के मुताबिक मिजाज बनाए, दीन को अपने मिजाज के मुताबिक ना बनाए। ये बहुत डीप सेंटेंस है अगर आप इस पर गौर करें। और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो दीन को अपने मिजाज के मुताबिक लेकर चलते, हालांकि दीन आपका मिजाज ठीक करता है। तो अलीम, आप माशाल्लाह कब दीन की तरफ आए, किस सन ईयर में? अली भाई 2014 में माशाल्लाह। एफएससी के बाद मैंने मेडिकल के लिए ट्राई किया, तो जिस तरह हमास ने बताया कि या तो किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होता है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। सही, तो मेरे साथ एक्सीडेंट वाला सीन हुआ था। हमारी पूरी फैमिली में ना एजुकेशन, जो दुनियावी एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम सब लोग, मेरी अपनी फैमिली में मेरी सिस्टर्स डॉक्टर हैं, सही, फिर मैंने वेटरी में किया हुआ है। तो बस ये था कि टेस्ट दिया, और उससे पहले मैं बिल्कुल ही आउट था म्यूज़िक का टेस्ट जी, मेडिकल के लिए। तो पहले मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था, नमाज़ें अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लोग कहते थे मोहल्ले वाले भी कि यार आ जाया करो, तो मैं उन्हें कहता था नहीं यार ठीक है घर ही पढ़ लूँगा, या मतलब बहाना करके चला जाता था। तो फिर जब ये मेरा एडमिशन 0.2% से नहीं हुआ, अच्छा, और वो बड़ा शौक था मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे पहले उसी साल मेरिट ना बहुत हाई परसेंटेज जंप किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो हम जब MCAT हो गया मेरा, तो मैं आई वॉज वेरी मच इन्जॉइंग वॉचिंग मूवीज़ के यार ठीक है अब तो मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी। जो एग्रीगेट निकला था ना ऑफिशियल रिजल्ट से पहले, वो ज़्यादा था। तो जब रिज़ल्ट आया 2 माह बाद, तो पता चला कि ये सिचुएशन है, मैं बिल्कुल एक ब्रिंक पे हूँ। तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चला कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, और 0.2 से नहीं हो रहा, विच मीन्स कि अगर मेरा एक MCQ और ठीक हो जाता तो मैं मेडिकल कॉलेज में होता। अच्छा, इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा ब्रेक किया, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा सुसाइडल भी हो गया। अच्छा, और मैंने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब अब क्या करें ज़िंदगी में जब यही नहीं मिला ही नहीं, जो इतनी एफर्ट की, और अल्लाह चाहता तो मेरा क्यों एक MCQ से रह जाता, मैं हो जाता। वो इस तरह के सवाल आना शुरू हुए। तो मीनवाइल ना मुझे
महल्ले में दोस्त था, उसने दावत दी कि आप ना नमाज पढ़ने आया करो। तो जब बंदा डिप्रेस होता है ना तो उसको कोई ना कोई तो वे आउट चाहिए होता है वहाँ से निकलने के लिए। मैं चला गया, मैंने जुम्मे पे जाना शुरू किया, नमाजें रेगुलर नहीं थी, जुम्मे पे जाना शुरू किया। और हमारे घर के पास एक मस्जिद थी, वहाँ पे हर खुतबे में डिफरेंट कोई आलिम आते थे डिफरेंट शहरों से। सही। तो ये वहाँ ज़रा यूनिक चीज़ थी, आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिल जाता था। तो एक जुम्मे के खुतबे में ना आई रिमेंबर कि मैं मस्जिद के बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा हुआ, जहाँ पे जूतियाँ होती हैं उससे थोड़ा सा आगे इतना रश था, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो इमाम साहब ने खुतबा बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, बड़ा इमोशनल टाइप। तो एंड पे ना, खुतबे के एंड पे उन्होंने क्वेश्चन किया लोगों से और प्रॉमिस लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उससे पहले भी आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ और उसके बाद भी आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ किसी मस्जिद में। अच्छा। उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप लोगों में से कौन लोग हैं जो हाथ खड़ा करते हैं कि वो आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेंगे। अच्छा। तो मैं बड़ा सुन के जरा वो ना हुआ था, जज्बाती तो हुआ था, इमोशनल हुआ था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या कि ठीक है, मैं आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनूंगा। उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि आप में से कौन प्रॉमिस करते हैं जो आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बड़ी वीकनेस थी ज़माने जाहिलियत में भी। सही है। तो मैंने इस पर हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा, मैं वहाँ से घर वापस आया तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने हाथ तो खड़ा कर लिया, लेकिन मैं वो बंदा था कि जो फिज़िक्स और मैथ को ज़्यादा टाइम इसलिए देता था क्योंकि आप साथ ना हेडफोन लगा के सुन सकते हैं म्यूज़िक। सही। उन दो सब्जेक्ट्स का ईजी होता है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो खैर फिर कुरान सुनना शुरू किया घर आके विद ट्रांसलेशन। अच्छा। और वो अल्लाह ताला ने, पता नहीं अली भाई, वो कहते हैं ना कि एक टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जब अल्लाह ताला आपको चूज़ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले लिटरली मुझे कुरान, अल्लाह माफ़ करें, कुरान सुन के ना मज़ा नहीं आता, बोरियत होती थी उससे पहले। मैं कहता था यार मतलब कहीं दिल किसी का ने लगा दरवाज़ा दिया, नहीं खुला हाँ, अभी दिल आपका। किसी ने लगा दिया तो यार बंद कर दो, कुछ और लगा दो। फिर अल्लाह ने ऐसा दिल खोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात में कुरान पाक सुनता रहता था। बाज़ वक़्त मैं सो गया हूँ और सुबह उठाऊँ तो वो तिलावत चल रही है और मोबाइल पास पड़ा हुआ था। तो खैर इसके बाद ना फिर मज़ीद मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, मज़ीद मैंने लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया, क्योंकि मैं इन दोनों भाइयों की बात भी सुन रहा था और मैं एक चीज़ अपनी भी रिफ्लेक्ट कर रहा था साथ साथ कि जब इंसान चेंज होता है ना तो ये सारे फेजेस आते हैं, दीज आर वेरी नेचुरल। शुरू में जरा गसीलपन और हर एक पे फतवे लगाना, हराम पुलिस। अगर कोई ये समझता है ना कि नहीं मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ, तो मेरा ख्याल है वो गलत बात है। ये आते हैं, ये आते हैं, नेचुरल है। उसकी रीजंस भी अहमद भाई ने बताई कि एज का फैक्टर है, जवानी है, जवानी में हमारे असलाफ ने बहुत कुछ किया है, एनर्जी होती है, पैशन होता है, इंसान अल्लाह के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। कि मैंने अगर सारी ज़िंदगी के बाद अब रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला का ये दीन है, तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। तो ये जज्बा होता है, दिस इज़ वैलिड। लेकिन उसको कैसे निकालना है वो फिर गलत, जो स्टेजेस होते हैं वो गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी लाइफ में जो बिल्कुल शुरू वाले स्टेजेस हैं ना, वो यही थे, जिससे सुन लिया कोई किसी ने हदीस बता दी या किसी ने कोई बात बता दी तो यार बस ठीक है, मैंने अब सब कुछ छोड़ देना। लिटरली आई ऑल्सो वांटेड टू गेट यूनिवर्सिटी इन माय ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यार नहीं बस अब दीन ही पढ़ना।